ये लो देखो, तो ऑनलाइन सबको दिख रहा है, बस एक बार थम्स अप कर दो। थम्स अप टेस्ट थंडर ऐड आता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट गुड नाइट, जल्दी बैठो। हाँ भाई, ये कैसे आ रहा है? अच्छा तो ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखे ही नहीं यार बहुत दिनों गए। हाँ भाई, देखे ही नहीं। लो आप बेटा बातें नहीं, आप भी जल्दी जाओ ताकि फ्री हो जाओ, घर पे जाके पढ़ाई करो। क्या नाम है, इसको ऐड कर लेते हैं। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट लास्ट, ये मीटिंग का कुछ सेटिंग्स। वेटिंग रूम, चलो स्टार्ट करें बेटा, ध्यान देना सब लोग। अब अपन हल्का फुल्का बीच में 2 सेकंड का ब्रेक लेंगे, उसके बाद मतलब अभी नहीं, जब कुछ पहले पढ़ेंगे फिर हल्का सा ब्रेक, फिर पूरा एंड कर देंगे, ठीक है? बता दिया मैंने कहाँ तक एंड करना है। जूस वूस चल रहा है बढ़िया, कॉफी चल रही है बढ़िया। कर लो कर लो कर लो, तुम कर लो। हाँ भाई चलो, तू कहाँ जा रही है? जा, कहाँ जा रही है? क्यों जा रही है? ठीक है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कुछ फील पूरा चल रहा है क्योंकि। हाँ भाई देखो, स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1980 से पहले तक की बात। अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इसके, ठीक है? आज 3rd और कल 4th वीडियो में खेल खत्म है इसका, ठीक? नेशनल इनकम आप पूरा पढ़ चुके हो, नेशनल इनकम पढ़ लिया है आपने, ठीक है? तो जो भी आपका 12th वाला है उसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक है उसका मैं वीडियो दे दूंगा आपको, तो एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आए तो फिर मेरे को बताना, ठीक? हाँ मैं भेज दूंगा पूरा, ठीक है? जो भी न्यू है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसा क्या है, नहीं इजी है भाई। आपके 12th में पूरा न्यूमेरिकल आता था, 12 नहीं आएगा पूरा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको सोचो, आप समझ गए? इट विल बी कंपेरेटिवली इजियर बस, लेकिन जो न्यू टॉपिक्स है उसके मैं भेज दूंगा ना। अरे बहुत लल्लू आएंगे, मैं क्या बताऊं आपको, बता ही नहीं सकता। मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, बता भी दूंगा कि कौन कौन से न्यू टॉपिक्स है। अपन एक काम करेंगे, पहले लिस्ट से देख लेंगे, बकायदा मैं आईसीए मॉड्यूल से दिखा दूंगा कि ये टॉपिक पहले 12th में, उसके अलावा ये बचा है, ये बचा है, ऐसे करके, ठीक है? पूरे नंबर आ जाएंगे, नेशनल इनकम में कटने नहीं चाहिए वैसे नंबर। देखो लेकिन कीन्स वाले में थोड़ा सा एडिशनल है कुछ, तो वो मैं वीडियो दे दूंगा आपको, वहां से आराम से देख लेना, समय मिल जाए तो। हाँ भाई, अब स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं ये वीडियो, ठीक है? चलिए, तो एरा ऑफ रिफॉर्म्स 1980 तक की कहानी हमने कल पढ़ ली थी, बाकी की अभी कहानी सुनना। देखो भाई, तो असली में हमने कल पढ़ा था बेसिकली 1947 से 1980 तक की बात, 3 डेकेड्स भाई, आजादी के बाद के 30 साल कैसी इकोनॉमी थी वो सब हमने कल पढ़ा वीडियो के अंदर। अब 1980 तक आते आते हमारी देश की हालत भयंकर खराब हो गई थी, और एक्चुअली बोला जाता है कि रिफॉर्म्स तो आए 1991 में, लेकिन वो मेन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ड्रास्टिक चेंजेस, बड़े चेंजेस आए थे 1991 में, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस तो आना कब चालू हो गए थे? 1980 में ही होना चालू हो गए थे। क्लियर है क्या? जो क्या नाम है वो इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी, मर्डर हो गया था, उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गया था, तो ये वही समय चल रहा है, उसी समय की बातें चल रही हैं, ठीक है? जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स हैं वो लगभग 1980 से ही चालू हो गए थे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, लिखा भी है, आप चाहो तो देख सकते हो। द सीड्स ऑफ अर्ली लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स वर सोन ड्यूरिंग द 1980s।
वैसे तो हमें सिखाया जाता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की 1991 में आया, लेकिन अर्ली लिबरलाइजेशन के सीड्स जो थे कभी कब सो हो गए थे, कभी लग गए थे बीज 1980 के समय में ही लग गए थे, स्पेशली आफ्टर 1985 काफी चेंजेस आने चालू हो गए थे तभी। ठीक है, तो एक तरीके से बोलते हैं ऑनसेट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो 1991 में, लेकिन वो ऑनसेट हो गई थी, चालू हो गई थी कब, 1985 से लगभग की चालू हो गई थी सारी चीजें। ठीक है, अब सुनना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या हुआ इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पे हमारी बात करें तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी काफी टाइट चलती थी। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए 1981 1989 से के बीच में, और इसको बोला जाता है अर्ली लिबरलाइजेशन पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि लिबरलाइजेशन एक्चुअली चालू हो गया था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसलिए तो बोला द सीड्स ऑफ अर्ली लिबरलाइजेशन, पहले ही चालू हो गया था 1991 से पहले ही। क्लियर है थोड़ा थोड़ा। एंड उसमें क्या था, इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस थी हमारी। दिस लिबरलाइजेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज रिफॉर्म्स बाय स्टील्थ। सुनिएगा, अब हमारी जो पॉलिसीज थी वो कैसी थी उस टाइम पर, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी। याद करो, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉलो करना चालू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब इंपोर्ट्स को करना है कम और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। क्लियर है, तो ऐसे करके उन्होंने दिमाग लगाना चालू कर दिया, और इसे क्या बोला जाता है, दिस लिबरलाइजेशन इज कॉल्ड रिफॉर्म्स ऑफ स्टील्थ भी बोला जाता है। ठीक है, उसी समय पर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द सिक्स्थ प्लान 80 से 85 में अगर ग्रोथ रेट देखें हम हल्की फुल्की तो 5.7 और 5.8% चल रही थी हमारी। ठीक है, अब देखो, तो इसमें तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा नहीं लगता है, रिफॉर्म्स बाय स्टील्थ थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, देखो, तो अर्ली रिफॉर्म्स ऑफ 1980 ब्रॉडली कवर्ड 3 एरियाज, 3 एरियाज जो 1980 के जो रिफॉर्म्स थे ब्रॉडली अगर बात करें तो उन्होंने 3 एरियाज को कवर किया। एक इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें थी, एक ट्रेड से रिलेटेड और एक टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये जो पॉलिसी आई इसलिए 3 एरियाज से रिलेटेड थी, 3 टॉपिक से रिलेटेड थी। कौन कौन सा, इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन। क्लियर है, अब आप देखना, जब अपन ये बहुत सारी बातें करेंगे तो 3 चीजों के बारे में ही बातें करेंगे। कौन कौन सी, इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन की बातें होंगी। देखो, नंबर 1, सर क्या हुआ 1980 के दशक में वो पूरा, सर डी लाइसेंसिंग ऑफ 25 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज वाज डन, दिस वाज लेटर एक्सटेंडेड टू मेनी इंडस्ट्रीज। डी लाइसेंसिंग, सर जिन इंडस्ट्रीज के अंदर अपन ने लाइसेंसिंग का वो लगा रखा था कि यार उसको स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये सब, तो उनको क्या कर दिया, डी लाइसेंस कर दिया गवर्नमेंट ने। 25 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज को उन्होंने डी लाइसेंस कर दिया, मतलब उनके अंदर अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। तो लिबरलाइज किया ना सर, उसको फ्रीडम दिया ना, अर्ली लिबरलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और सुनना, द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉड बैंडिंग was accorded for industry to allow flexibility and rapid changes in their product mix without for fresh licensing। याद करो पहले क्या चलता था, 80 से पहले लाइसेंस राज सिस्टम चलता था। प्राइवेट सेक्टर को मैंने कल भी बताया था कि बहुत ज्यादा लाइसेंस से कंट्रोल करते थे। नई ब्रांच खोलनी है, लाइसेंस लो, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लाइसेंस लो, 2 नई मशीनें खरीदनी है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, लाइसेंस लो, मतलब शर्ट बना रहे हैं तो पैंट बना रही है, मतलब एक प्रोडक्ट और ऐड करना है तो भी लाइसेंस लो। इतना ज्यादा उसको कंट्रोल कर रहे थे, तो सर उसको यहां पे ठीक किया गया। ब्रॉड बैंडिंग का मतलब यहां पे क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करी गई और उनको प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस करने के लिए फुल फ्रीडम दे दी गई कि अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अब आपको एक्सपेंशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने की कोई जरूरत, नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, शूज बनाते हो तो आप आराम से कुछ भी बनाओ, शूज बनाओ, जीन्स बनाओ, बैग्स बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट मिक्स आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नो न्यू लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी कंपनी है एडिडास, तो मान लो मेरी तो जूतों की कंपनी थी, अब लेकिन मान लो यार मैं चाहता हूं कि मैं टी शर्ट वगैरह स्पोर्ट्स वेयर भी बनाऊं, तो पहले नहीं बना सकता था। 1980 से पहले हर चीज में क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस। लेकिन सर उसके बाद ब्रॉडबैंडिंग की फैसिलिटी चालू हो गई। क्लियर है, कोई भी आप प्रोडक्ट मिक्स बना सकते थे, कोई नए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। तो ये अच्छी बात उसी टाइम चालू हो गई थी। कब हम पढ़ रहे हैं, 1980s के दशक में ही ये चालू हो गए थे काम। ठीक, चलो और देखो लिखा भी है, और क्या हुआ सर, टू रिलैक्स लार्जर एमटीपी फर्म्स असेट लिमिट को बढ़ा दिया गया। याद करो मैंने कल बताया था एमआरटीपी एक्ट के बारे में, वो बेसिकली क्या था कि बड़ी फर्म्स जो लार्ज फर्म्स थी
उनकी कहीं मोनोपोली ना हो जाए, तो इसलिए उनको ज्यादा एक्सपैंड नहीं करने देते थे। उनको मर्जर एक्विजिशंस अमालगमेशंस करने पे क्या लगा रखी थी, उनके बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगा रखी थी कि कहीं वो ना बना ले, मोनोपोली जैसे ना बना ले, सबको अपने कब्जे में लेके खुद की मोनोपोली ना बना ले। तो बड़ी फर्म्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था। क्लियर है? एमआरटीपी एक्ट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था। क्लियर है? नाम ही क्या था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सर मोनोपोलीज ना बन जाए बड़ी फर्म्स की, इसलिए उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे। लेकिन ये 80 के दशक में ये चीज को रिलैक्स करके उनको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लिमिट को उनकी बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले उनको रोक रखा था कि आप इससे ज्यादा का कैपेसिटी, इससे ज्यादा की इंस्टॉलेशन या इंपोर्ट नहीं कर सकते मशीनरी। लेकिन सर फिर थोड़ा सा इस लिमिट को थोड़ा सा तो बढ़ा दिया गया। क्लियर है? क्या इसको ऐसा बोलते हैं, क्या उन्होंने एमआरटीपी एक्ट को बंद कर दिया, क्या अबॉलिश कर दिया था? क्या नहीं, उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया। क्या कर दिया? कई लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट में ऐसे दिल पे ले जाते हैं, बोले नहीं नहीं सर, बोले सर 1980 में उसको एमआरटीपी एक्ट को खत्म कर दिया गया था। खत्म थोड़ी हुई अभी, सिर्फ क्या हुआ, उसकी लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया, अभी रीस्ट्रक्चर किया, बाद में ये अबॉलिश हो जाएगी 2000 के अंदर, अभी आएगा ईयर 2002 में। इसको क्या ही बिल्कुल इसका खेल ही क्या हो गया, खत्म। लेकिन वो तो 2002 में हुआ ना, उससे पहले अभी क्या हुआ है सर, रीस्ट्रक्चर किया गया। ये जो एक्ट इंदिरा गांधी ने बनाई थी 1969 में, इसको इस टाइम पीरियड में क्या कर दिया गया, थोड़ा रीस्ट्रक्चर करके एसेट की लिमिट को बढ़ा दिया कि लार्जर फर्म्स अब थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंशन कर सकती थी। क्लियर है? क्या तो गवर्नमेंट ने उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया, जो कि बहुत ज्यादा क्या कर रखा था, पहले कंट्रोल कर रखा था, ताले लगा रखे थे। क्लियर है? क्या सो यही लिखा है, बस और ज्यादा नहीं पढ़ना है। टू रिलैक्स द लार्जर एमटीपी फर्म्स द एसेट लिमिट वाज रेज्ड फ्रॉम 20 करोड़ टू 100 करोड़। पहले 20 करोड़ की लिमिट लगा रखी थी कि 20 करोड़ से ऊपर तुम और ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। उस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, 100 करोड़। तो सर 5 गुना कर दिया, ये भी एक ठीक है। चलो नेक्स्ट सर, इसके साथ साथ पहले क्या होता था, मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी होती थी। मतलब हर चीज पर इनपुट आया तो एक्साइज ड्यूटी दो, ये चीज आई वो तो एक्साइज ड्यूटी दो, हर पॉइंट पे एक्साइज ड्यूटी हम लेते थे, जिससे कि डिस्करेज हो जाती थी प्राइवेट फर्म्स। तो सर इसको भी क्या कर दिया गया, सुनिएगा, पहले तो इसको कन्वर्ट किया गया। मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी सिस्टम जो था, हर पॉइंट पे जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी सरकार, मंगतों की तरह हर पॉइंट पे मांगने लग जाती थी कि पैसे दो पैसे दो। तो ऐसे करके इस सिस्टम को कन्वर्ट किया गया टू मॉडवेट। क्लियर है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं उसको। मॉडवेट मींस मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। जब मैं था सीए के अंदर तब हम ये लोग पढ़ते थे, हम ये वाले टैक्सेस। ठीक है? सो मॉडवेट में कन्वर्ट किया गया पहले तो उसको, और फिर बाद में मॉडवेट को भी हटा के खत्म ही कर दिया गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो सर ऐसे मतलब ये भी एक अच्छी बात है ना, ये उस 1980 के दशक के क्या है, ये रिफॉर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं जो बदली उस टाइम पे ही हमने करना चालू कर दिया था, बिफोर 1991 पॉलिसी। क्लियर है? क्या दुनिया को तो याद ही वही पॉलिसी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ रिफॉर्म्स आने चालू हो गए थे, जिनको अर्ली रिफॉर्म्स भी बोला, अर्ली लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। क्लियर है? क्या 1980s के छोटे रिफॉर्म्स मैंने हेडिंग लिखी हुई है। क्लियर है? क्या तो सर ये भी एक रिफॉर्म्स थे। मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी, हर पॉइंट पे आप एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रहे हो सर, ये ऐसे थोड़ा ना ट्रेड बढ़ेगा देश के अंदर। तो सर ऐसा फिर उस सिस्टम को क्या करके कन्वर्ट कर दिया गया इनटू मॉडवेट। क्लियर? क्या मॉडवेट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सर कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सिंपल एक ही चीज करी गई, सेबी को लेकर के ये आ गए 1988 के अंदर। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। क्लियर है? तो ये क्यों लेके आए थे, क्योंकि शेयर बाजार, कैपिटल मार्केट ये आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो लोगों को विश्वास ही नहीं था, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते थे शेयर बाजार में। क्लियर है? आज भी नहीं है लोगों को बहुत ज्यादा अब, लेकिन थोड़ा बहुत पहले के कंपैरिजन में थोड़ी थोड़ी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी है ना सर। अरे यस और नो, आज की डेट में 10 में से 3-4 जने तो कर ही रहे शेयर ट्रेडिंग। समझ में आई क्या मेरी बात? लेकिन पहले तो और लोगों को कम ट्रस्ट था इसके ऊपर, तो सर लोगों का ताकि ट्रस्ट बढ़े और ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है ये ढंग से चले, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड्स ना हो, तो इसके लिए उन्होंने एक कदम क्या उठाया, सेबी स्टैब्लिश कर दी 1988 में। बस इतना याद रखना है भाई, हम पढ़ रहे 80s से लेकर 91 तक का खेल, उससे पहले पहले तक का, फिर 91 में तो नया खेल आ ही जाएगा, आप देख रहे हो। हाँ भाई, और क्या क्या हुआ सर, सुनिएगा। एक लिस्ट होती है ओजीएल लिस्ट, ओपन जनरल लाइसेंस, ठीक है, उसको धीरे धीरे करके इन्होंने और एक्सपैंड किया। नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स आइटम इन दी ओजीएल लिस्ट एक्सपैंडेड स्टेडीली रीचिंग 1329 इन अप्रैल 1990। तो इतना कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर कैपिटल गुड्स की एक लिस्ट थी, तो उसको बढ़ा दिया है, बस इतना याद रखो आप। तो
क्लियर है कि कैपिटल गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उस लिस्ट को और एक्सपैंड कर दिया तो सर ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। सेवरल एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सपेंडेड, सर और एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स ताकि हमारे देश की क्या बढ़े, एक्सपोर्ट्स। याद करो अभी हमने पढ़ा कि 1980 के दशक की ये जो सारी पॉलिसीज थी इनको हमने वो भी बोला रिफॉर्म्स बाय स्टील्थ भी बोला, और ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। हम हमारे इंपोर्ट्स को हमने किया क्रम रिड्यूस किया और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, क्लियर है क्या। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी बढ़ाया, डी लाइसेंसिंग करी और वो क्या किया, ब्रॉड बैंडिंग, मेनली सारी बातें बोल लो, ब्रॉड बैंडिंग करी। अब कोई भी चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना नहीं पड़ता था, एक्सपैंड करना है कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, नया प्रोडक्ट मिक्स बनाना है कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप आराम से बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो सर इसके साथ एक दो बातें और लिखी हुई है मैंने। प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स ऑन सीमेंट एंड एल्यूमिनियम वर एंटायरली अबॉलिश्ड। सीमेंट और एल्यूमिनियम पे पता नहीं इन्होंने कोई लगा रखे होंगे, कुछ कंट्रोल्स वगैरह लगा रखे होंगे, उसकी प्राइस हाई कर रखी होगी, बहुत ज्यादा हाई कर रखी होगी, तो उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, उस सिस्टम को भी बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ याद करो हमने पढ़ा था एक्सचेंज रेट को इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, खुद डिवैल्यू कर दिया, सरकार ने कर दिया, डेप्रिसिएशन नहीं डिवैल्यूएशन पढ़ा था ना हमने। सरकार करे खुद की वैल्यू को गिरा ले एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। तो भाई लगभग 18 से 19% हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। 18 से 19% तो बहुत होता है, अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। सो 18 to 90% लिखा हुआ है भाई, हमने अपनी रेट को, द रूपी वॉज डेप्रिशिएटेड, जो काम की बातें याद रखो, द रूपी वॉज नॉट डेप्रिशिएटेड, मैंने क्या करा है उसके ऊपर लिख काट के, इट वॉज devalued by the government by around 18 to 30% तक इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों किया ये, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्लियर है। द बजट ऑफ 1986 इंट्रोड्यूस पॉलिसीज ऑफ, इसमें इन्होंने टैक्सेस को कट कर दिया, लिबरलाइजिंग इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स। तो सर टैरिफ्स को कम कर दिया ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो जाए, और इंपोर्ट्स को थोड़ा और लिबरलाइज किया। लिबरलाइज क्यों किया यहाँ पे, अब यहाँ पे लिबरलाइज क्यों किया है, ताकि भाई प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो क्या चाहिए उसको, मशीनें चाहिए ना सर। पहले उन्होंने क्या कर रखा था, इंपोर्ट्स पे वो लगा रखी थी ना कैपेसिटी के ऊपर कि भाई आप उस इंपोर्ट कोटास लगा रखे थे कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते मशीन। तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ाएगा कैसे बिजनेस को, फिर नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसलिए सर उसको इन्होंने थोड़ा लिबरलाइज कर दिया 1986 के बजट में, क्लियर है। चलो तो ये बातें ध्यान रखना सब लोग, ठीक है भाई। उसके बाद काम की बात इतनी है, सो दो द रिफॉर्म्स इन 1980 वर लिमिटेड इन स्कोप, ठीक है सर। ये जो 1980 रिफॉर्म्स 1980 में जो रिफॉर्म्स आई, ये बहुत ज्यादा इनका स्कोप नहीं था, लेकिन लिमिटेड थे, लेकिन आए तो सही, थोड़े रिफॉर्म्स चालू हो गए। एंड मेनली सारे बड़े ड्रास्टिक रिफॉर्म्स कब आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई सर, अच्छे से जो आई कब, 1990 के अंदर। दुनिया में 1990 के अंदर दो बड़े काम हुए, एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और एक दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट का जन्म हुआ, एपीएस, ठीक है। तो 1990 में दुनिया में दो चीजें आई, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और एक एपीएस। वो तो आनी थी, भगवान ने पहले मेरे को भेजा, फिर बोला इसको भेज ही रहा हूं, तो फिर इसके साथ साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का भी होना चाहिए, तभी से मेरे ऊपर ठप्पा लग गया। इकोनॉमिक्स है महीने में, नवंबर डेट पूछ लो, उसमें क्या हो जाएगा, 6 नवंबर, स्कॉर्पियन, विराट कोहली से एक दिन लेट, ठीक है। तो हाँ भाई सुनिएगा, बातें नहीं, विराट कोहली के छोटे भाई है ना, अच्छा मैं, अच्छा छोड़ो उस लॉजिक में नहीं जाएंगे, इस हिसाब से तो उसके बाप की उम्र। चलिए भाई ऐसे देखे तो वो तो फिट है यार, अपने से तो बहुत ज्यादा, 10 इयर्स पहले कर लो आप। हाँ भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हो, 45 से ऊपर की एज ऑलमोस्ट होने वाली है, और उसकी जो क्या बोल रहे, कितने सारे बच्चे, काम की बात पे ध्यान दिया तूने, उसकी उस पर नहीं ध्यान दिया। उसकी बायोटिक बायोलॉजिकल एज क्या चल रही है, 27 या 28 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। एक्चुअल एज इज 45 से ऊपर, बायोलॉजिकल एज इज 28। उसने खुद को किस लेवल पे लाया हुआ है, रोनाल्डो 41 का ही है क्या, ठीक है, तो भी 28 है यार, फायदा ही है 58
लो देखो, अरे बस बस बेटा, इसलिए थोड़ी अपन संडे को मेहनत कर रहे हैं, समझो, संडे इज संडे, काम खत्म करेंगे। तो 1980 से 90 तक जो भी 80 के दशक में जो रिफॉर्म्स आए वो छोटे रिफॉर्म्स थे, लेकिन जो मेन रिफॉर्म्स आए वो कब आए? 1990 में आने लग गए थे, बट प्रिसाइजली क्या बोला जाता है? 1991। आते आते कब तक? एग्जैक्टली 1991 हो गया था इंप्लीमेंट करते करते। क्लियर है? तो देखो भाई, लिखा है लिबरलाइजेशन इन द 1980 सर्व्ड एज द नेसेसरी फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990। सर ये जो 1980 के दशक में ये जो रिफॉर्म्स आए थे, इसने एक बेस दे दिया किसको? एक फाउंडेशन प्रोवाइड करी फॉर द बिगर रिफॉर्म्स। क्लियर है? होता है ना, बड़े झटके से पहले छोटे झटके। हाँ भाई, बात नहीं सुनिएगा, अब स्टार्ट होने जा रहा है 1991 के बाद का माहौल। सो 1991 में बेटा यार बात नहीं है, वो पागल हो गया क्या? पढ़ ले। हाँ भाई बेटा, बात नहीं यार, गलत बात। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ध्यान दीजिएगा। तो हमको तो इतना सही पढ़ाया जाता है कि एलपीजी 3 ही रिफॉर्म्स आए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म्स आए। वो कोई ऐसा फालतू सी चीज नहीं थी कि एलपीजी बस खत्म हो गया। इट वाज अ बिग रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए। तो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्या थी। ठीक है, व्हाट वर द रीजंस फॉर द रिफॉर्म्स इन 1991। तो सुनिएगा, रीजंस तो थे। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट वाज फाइनेंस्ड। पहली बात तो ह्यूज लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट, भयंकर कर्जों में थे हम। हमारा जो गोल्ड था इट वाज ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मोर्टगेज टू बैंक ऑफ इंग्लैंड, पूरा गिरवी पहुंच चुका था। कहां पर? बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था हमारा, और इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो आपको इतना ज्यादा क्या सोचना, बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा था? फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहा था। क्लियर है? सो फर्स्ट रीजन, क्यों जरूरत थी नए रिफॉर्म्स की? बिकॉज ऑफ ह्यूज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, दूसरी बात, ह्यूज डेफिसिट्स थे बिकॉज ऑफ स्वेलिंग पब्लिक डेट। क्योंकि ह्यूज डेफिसिट में सबसे ज्यादा क्या हमारा मेन चीज क्या था? बहुत ज्यादा हमने क्या कर रखे थे? कर्जे ले रखे थे, तो उनका ब्याज और ये बहुत ज्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहा था। क्लियर? इसके साथ साथ याद करो, बताया था मैंने, गल्फ वॉर 1990 में हुई, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस और ज्यादा ट्रिगर हो गई। तो ऑयल प्राइसेस तो एक हमारा बहुत तगड़ा वाला इंपोर्ट होता है। अरे ऑयल तो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो वो ऑयल प्राइसेस ज्यादा बढ़ने से भी हमारा डेट और ज्यादा बढ़ गया, हम और ज्यादा नुकसान में आ गए। क्लियर है? और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा ही ना, क्योंकि इंपोर्ट करते हो पूरा का पूरा तेल ज्यादा से ज्यादा, तुम 99% तेल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए होगी ना। अरे आई के बाद में, और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ गई तो हमारा और ज्यादा हमारा उस पर स्ट्रेन पड़ गया, किस पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट और ज्यादा नेगेटिव हो गया। क्लियर? नेक्स्ट लिखा भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाज टच्ड टू द लोएस्ट पॉइंट तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए थे। कुछ ऐसा बोला जाता है कि 13 या 14 दिन के रिजर्व्स हमारे पास बचे थे मुश्किल से, और फिर हमें इसीलिए हमको गिरवी रखना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पूरा सोना। क्लियर है क्या? सुनिएगा, और क्यों जरूरत थी सर ये नए रिफॉर्म्स की? बिकॉज ऑफ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हमने लगा रखी थी, एंड इट रिजल्टेड इन रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो यार हमारा आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा था। कैसे बढ़ेगा? तुम आगे से इंपोर्ट, नई मशीनें इंपोर्ट करने ही नहीं दे रहे थे उनको आई के बाद समझ में, तो इस वजह से हमारा जो इंडस्ट्रीज का आउटपुट था वो बढ़ ही नहीं रहा था। एक और कारण है क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर चल रहा था, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा क्या कर रखा था? कंट्रोल कर रखा था। क्लियर है? बात नहीं भाई। इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, क्योंकि इतना फिस्कल डेफिसिट था तो हम तो बोरो करके उसको भर रहे थे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से हमने खूब ज्यादा कर्जा ले लिया था। क्लियर है? ये सब उस टाइम की बातें चल रही है, इसलिए हमें को बदलाव करना पड़ा। ठीक है, अब एक और बात, एक और क्या नाम था, हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल थी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या नाम है उसका, राजीव गांधी की भी मौत हो गई थी, और कांग्रेस की पार्टी बहुत ही ज्यादा उथल पुथल चल रही थी। क्लियर है? और
बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल थी एंड पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट, सो इट वाज आल्सो कॉल्ड क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों चल रही थी, इकोनॉमी भी ऊपर नीचे भयंकर हालत खराब और ऊपर से जो भाई संभालने वाले भी खत्म एक तरीके से, समझ गए? तो ये दोनों मिक्सअप हो गया, क्या बोला गया, क्या बोला गया, नाम याद रखिएगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्लियर है क्या? उसके बाद बनी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, आनंद फानंद के अंदर जैसे उसका मर्डर वर्डर हो गया भाई का, तो उसके बाद नरसिम्हा राव जो थे उनकी सरकार बनी। तो ये बेसिकली वही 1990 की बात है। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद करो, नाम बताया था मैंने, एमएमएस, है ना? सो एमएमएस वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। क्लियर है क्या? चलिए, तो काफी ये नाम आने वाला है क्योंकि इनका, सुनिएगा, द ईयर 1991 मार्क्ड अ पैराडाइम शिफ्ट इन द इंडियन पॉलिसी रिफॉर्म्स, मतलब एक बड़ा इसमें चेंज इसको माना गया है हमारे इकोनॉमी के अंदर। सुनिएगा, कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड स्पेक्टेक्युलर सक्सेस ऑफ चाइना वर द लेसन्स फॉर द इंडियन पॉलिसी मेकर्स। आपको मैंने एक कारण अब क्योंकि इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहां पे नाम आया अब उसका, एक्चुअली में ये कहानी है 1984, ये जो 80 का दशक है, इसमें हमारी हालत और बुरी इसलिए भी हो गई क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जो फंडिंग थी वो किससे ले रखी थी, सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन जानते हैं सब, जो रशिया के साथ में कुछ 15-16 देश थे जिनको मिक्स होकर क्या बोला जाता था, सोवियत यूनियन बोला जाता था। तो उससे अब वो हमेशा से हमारा लॉयल फ्रेंड रहा है, तो हमारी तो बहुत बुरी हालत रहती थी, तो हमें बहुत ज्यादा फंडिंग देते, हमने इनसे कर्जा ले रखा था। लेकिन और इनका एक ग्रुप था 15, 15, 16 कंट्रीज का, लेकिन सर इनका खुदी का क्या हो गया, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, इन खुदी का इनका ब्रेक, वो ग्रुप टूट गया। तो वो ग्रुप टूटने से क्या हुआ, अब आप एक बार बताओ, मान लो एक परिवार में 15-16 भाई हैं, अब वो अलग होंगे तो क्या होगा, सबको अलग अलग मामला चाहिए, तो खुद के फंड चाहिए, वापस मांगने लग गए। क्लियर है? अब मांगेंगे तो ही ना यार, और अब तो मजबूरी है बेचारों की, तब मांग रहे। तो हम क्या कर रहे थे, हम गोली दिए जा रहे थे, बोला आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा। फिर तुम जानते ही वो रशियन है, ज्यादा इनसे नाटक नहीं करना चाहिए, है ना? अस्त्र वास्त्र करके गला काट देते हैं। तो इन्होंने सीधे लगा दी, फिर एक दिन जब इनका दिमाग खराब हुआ तो लगा दी गर्दन पे तलवार, बोले पैसे दे रहे नहीं दे रहे, दिमाग खराब कर रखा है। क्लियर है? तो इन्होंने फिर हमको इन्हें भी पैसा देना था, ये कर्जा भी बढ़ते जा रहा था। दिस लेड टू चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब इनकी हालत मजबूरी होगी ना, बहुत बुरी, कांग्रेस सरकार की बहुत बुरी हालत होगी ना कि भाई अब तो बदलना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि उधार कर्जा देने वालों ने बंद कर दिया, गिरवी रख दिया, पूरा गोल्ड रख चुके हैं ऑलरेडी, और भाई साहब जिनसे पहले लिया हुआ है वो अब दे नहीं रहे, उल्टा मांग और रहे। तो ऐसी बुरी हालत हमारी हो गई, और अपनी इकोनॉमी खुद ही जो डोमेस्टिकली है वो तो हमने ग्रो होने ही नहीं दी थी इन्होंने, समझ गए? तो वहां से कुछ आ नहीं रहा इनके पास, तो भाई इसलिए हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, तब जाके दे हैड टू मेक चेंजेस। इन्होंने बदलाव किए कब, 1991 में। एक्चुअली सही बात बोलूं तो ये चेंजेस हो जाने चाहिए थे 1970s के दशक में हो जाने चाहिए थे। सो 1975, 70 to 80 में ये बदलाव पहले होने चाहिए थे, हम हो गए लेट इनको करने में। क्लियर है? चलिए, सो सुनिएगा सब लोग, तो ये लिखा भी हुआ है कि जो सोवियत यूनियन था उसका कोलैप्स, और उसी टाइम पे चाइना जो इतनी स्पेक्टेकुलर सक्सेस पा रहा था, दीज वर द लेसन्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इनको इसलिए इन्होंने चेंजेस भी किए अपनी इकोनॉमी के अंदर, एंड द रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991। काय के लिए? अब सुनना, मेन दो एरियाज काय के लिए इन्होंने रिफॉर्म्स लेकर के आए, ऐसा मेन एरिया बोला जाता है दो चीजों को, हमारी इकोनॉमी को क्या बनाने के लिए, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए। मार्केट ओरिएंटेड मींस काइंड ऑफ डिमांड सप्लाई से चले, कैपिटलिस्ट जैसी चले, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने के लिए, इसको बोला मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो जो 1991 में एलपीजी इन्होंने किया, उसके मेन जो दो चीजें थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू मेक आवर इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड एंड टू मेक आवर इकोनॉमी मोर ओपन, एक्सटर्नली ओपन, ओपननेस मतलब फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। आई क्या बात समझ में? ये दो चीजों पे इनका फोकस था। क्लियर है क्या? अरे बोलो, ठीक है। तो उसके बाद रिफॉर्म्स आए जिनको फेमस, जो किस नाम से फेमस हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर से लेकिन हुई बहुत सारे काम थे। चलिए स्टार्ट करें आगे। देखो भाई सर ध्यान देना भाई,
तो मैंने वापस से देखो फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि जो मेन रिफॉर्म्स है 1991 में, उनका मेन आधार क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक आवर इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, फ्रॉम सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट कन्वर्ट करना चाहते थे कि एक तरीके से देखो नाम की मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी, था कहाँ मिक्स्ड, प्राइवेट सेक्टर को तुमने रोल ही कहाँ दिया था, ऊपर से बोल दिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल तो बहुत छोटा सा ही था, है ना। तो एक तरीके से सोशलिस्ट ही बोलना चाहिए ईमानदारी से। तो हमारी इकोनॉमी जो सोशलिस्ट की तरह चल रही थी, तो उसको कन्वर्ट करना था सर किस में, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में, विच मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसे बनाना था, ये मोटिव था हमारा। क्लियर है क्या, प्राइवेट सेक्टर का रोल बिगर करना था। क्लियर। और क्या रोल था गवर्नमेंट का, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का हो गया था, तो उसको भी रिड्यूस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्लियर है क्या, पक्का। और क्या एक और चीज मैंने बोली ना अभी ऊपर, क्या था, ओपन बनाना हमारी इकोनॉमी को, और ज्यादा ग्लोबल करना, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फॉरेन ट्रेड बढ़ाना, ये सब हमारा रोल था। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद द पॉलिसीज कैन बी क्लासिफाइड एज, ये आपने 12वीं क्लास में ही पढ़ा होगा, एक सेकेंड, बिल्कुल दो बड़े रिफॉर्म्स आए, एक आए स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक आए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो थे वो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, और स्ट्रक्चरल मेजर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। तो जो 1991 में पॉलिसीज आई वो बेसिकली उसके अंदर दो चीजें हुई, स्टेबलाइजेशन मेजर्स विच आर फॉर शॉर्ट टर्म एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच आर फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर है, एक सेकंड रुकिएगा, ये बैटरी खत्म होने वाली है, नया बैटरी मंगाते हैं। एक सेकंड बेटा, हाँ भाई एक बार यार बुला दो ना ऊपर से सेल।